तिल वाली बहू। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटे, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है। इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, अब माँ है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से इसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं। अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया, और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते।
अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो काजल भी नहीं है, अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू नहा ली तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तूने मुझसे झूठ बोला, तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ मैं और क्या करता, अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो अब इसी के पास रहे, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे के इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा?
लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियाँ मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी,
अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे, हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2।